हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सबका दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे जो आ चुके हैं जीएसटी में और जो शायद आ सकते हैं। आई डोंट नो कि भाई वो आए ना आए, बट आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या। सबसे वाला क्वेश्चन है भाई आपका कि जीएसटी एट ए प्रेजेंट कितनी कंट्री ने अडॉप्ट कर रखा है। भाई ये पूरा जीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 160 है। आप जीके से थोड़ा सा अप टू डेट रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको गूगल करने आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ बताना है कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। यहाँ तक क्वेश्चन एकदम परफेक्ट था कि भाई एक्चुअली एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी होता क्या है, ये पता है हमको कि भाई होता क्या है, लेकिन उसके रीजन क्या है होने के, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बट आज हम इसको समझते हुए चलेंगे कि एक्चुअल में रीजन क्या है, गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन क्यों दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रूटिनी असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्यारा क्वेश्चन है, आगे समझेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन रेशनल ऑफ जीएसटी। बेसिकली यहाँ पे ये वोकैबुलरी से खेल गए, जो हमारे बैक बेंचर्स हैं वो उनको ये चीज़ नहीं पता हो कि रेशनल ऑफ जीएसटी क्या क्या होता है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता होगा कि रीजन ऑफ जीएसटी क्या होता है। सो इसी क्वेश्चन में रेशनल का मतलब आपका रीजन होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एक्चुअली इंडिया ने अडॉप्ट क्यों किया जीएसटी को, इसका आंसर आपका आ जाएगा। देन डिफाइंड बिजनेस वर्टिकल से इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी समझा दूं। ये जीएसटी में क्यों आया था ये भी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद जीएसटी की पेमेंट के फीचर क्या है। भाई ये क्वेश्चन एक बहुत बेकार क्वेश्चन है, बट उन्होंने पूछा है तो हमको इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, रिटेल इनवॉइस क्या होता है। भाई डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। सबसे पहले आपको जो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैं हूं और मेरा दोस्त है आशु, ठीक है। भाई आशु आपका सप्लायर है, मैं आपका रेसिपिएंट हूँ। आशु ने लिखा भाई तुझको, वो मेरा दोस्त उसने बोला, उसने इनवॉइस बना दे भाई तुझे 80,000 रुपए देने हैं, उसने ऐसा इनवॉइस में लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा कि उसने क्या बोला कि भाई तुझे 80,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं अभी पेमेंट कर दूं तेरी तो तू कुछ डिस्काउंट देगा। उसने बोला हाँ, अगर तूने अभी पेमेंट कर दी मैं तुझे पूरे 10% का डिस्काउंट दूंगा। मतलब तू बस अगर तूने अभी पेमेंट कर दी तुझे बस 72,000 रुपीज देने पड़ेंगे। कितने? 72 तुझे देने पड़ेंगे। इनवॉइस में कितना लिखा था? 80 लिखा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने उसको 72,000 पे कर दिए, लेकिन यहाँ पे आईटीसी हम क्लेम करने के लिए, यहाँ पे आईटीसी के पर्पस से मैं उसको एक डेबिट नोट रेस करूंगा कि भाई आपको 8,000 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको 8,000 रुपीज का मैं आपको डेबिट नोट दे रहा हूं। देन वो क्या करेगा, वो उसी का डेबिट नोट में कन्वर्ट करके, मतलब कि डेबिट क्रेडिट नोट को रेस करके मुझको दे देगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है। रीजन इसका भाई डिस्काउंट हो सकता है। दूसरा रीजन भैया आपके गुड्स हैं वो आपके सड़ गए हो, वो यहाँ पे आ सकते हैं। भैया ये कैसे? भाई मानो कि मैंने 1000 क्वांटिटी ली थी किसी प्रोडक्ट की, लेकिन उसमें से 90 जो आपके 100 क्वांटिटी है वो आपकी बेकार निकली, तो मैं उसको रिटर्न करने के लिए डेबिट नोट रेस करूंगा। और क्रेडिट नोट इज लाइक द साइन कि हाँ भाई हमने आपका डेबिट नोट एक्सेप्ट कर लिया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। सो आई होप आपको इन दोनों का बेसिक समझ में आ गया होगा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये बनते क्यों हैं। देन आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, टैक्स इनवॉइस एंड रिटेल इनवॉइस, ठीक है। भाई टैक्स इनवॉइस बस ये समझ लो कि टैक्स इनवॉइस वो बनाता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल की तरह समझाऊंगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। टैक्स इनवॉइस आपका सप्लायर बनाता है फॉर अदर सप्लायर, बात समझ में आई। रिटेल इनवॉइस आपका रिटेलर बिजनेसमैन बनाता है फॉर कस्टमर। भैया कैसे? ए बी एंड सी, ए ने बी को कुछ गुड सप्लाई किए, बी ने सी को कुछ गुड सप्लाई किए। सी आपका कंज्यूमर है, ये आपका रिटेलर है बी, और ए आपका
होलसेलर है, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लो कि जी आपका मैन्युफैक्चरर है। तो जो इनवॉइस जी ए बनाएंगे वो इनवॉइस होंगे आपके टैक्स इनवॉइस। जो इनवॉइस यहाँ पे बी बनाएगा वो इनवॉइस होगा आपका रिटेल इनवॉइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। टैक्स इनवॉइस में आपको टैक्स इनवॉइस हम क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम आईटीसी क्लेम कर सकें। हम रिटेल इनवॉइस पर कभी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बट हम टैक्स इनवॉइस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी भैया आ गया। अगर नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर डालें, हमको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए आपको वो भी हमें कमेंट में बताना है। अभी स्टार्ट करते हैं भाई। जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि भाई कितनी कंट्रीज में है, हेडक्वार्टर कहाँ है। जो क्वेश्चन समझाने वाला है मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हमने एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी पता है कि ये होता क्या है, लेकिन आज हम इसका जानेंगे कि भाई एग्जाम्पशन दिए क्यों गए थे जीएसटी में। भाई इस लाइक दी इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में मदर, आपके ब्रदर, आप एंड फादर हैं, ठीक है भाई। जो आपकी मदर है वो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। मदर ने क्या बोला कि भाई आप तीनों को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। भाई वो घर की मालकिन है, उनको पैसे चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई उनके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम ए है, एक बेटे का नाम सी है, और उनके हबी डबी का नाम ये मान लो कि एक्स है, ठीक है। उनके हबी डबी का नाम क्या है? एक्स है। तो मदर ने क्या बोला, ए को 1000 रुपीज डेली पे करने हैं, बी को 2000 रुपीज डेली पे करने हैं, और एक्स को 5000 रुपीज डेली पे करने हैं। भाई वो कितने बेकार, मतलब कितना सारा पैसा लेके कहाँ पे जाएगी भाई? मिल गया भाई। अब एक बात बताओ, उन्होंने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया कि भाई पहले बेटे को 1000, दूसरे बेटे को 2000, तीसरे जो अपने हबी डबी हैं उनको यहाँ पे 5000? ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले बेटे की इनकम थी 10,000 रुपीज, दूसरे बेटे की इनकम कुछ अच्छी थी, मानो भाई 18,000 रुपये, तीसरे मतलब कि जो उनके हबी डबी है उनकी इनकम थी यहाँ पे 50,000 रुपये। सो उन्होंने इनकम के अकॉर्डिंग अपने पैसे कलेक्ट किए। लेट्स से उन्होंने इनकम के अकॉर्डिंग जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है भैया। क्या बोला आपने? भाई आपकी मदर इट्स लाइक द गवर्नमेंट, एंड जो आप हैं, आपके ब्रदर हैं और आपके फादर हैं, आप सभी सिटीजन्स हैं, ठीक है भाई। गवर्नमेंट सबसे तो टैक्स नहीं लेती, सबसे वो टैक्स लेती है, लेकिन क्या वो हर एक प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है? ठीक है भाई। बेसिकली इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एबीसी आपके क्या है? प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एबीसी आपके प्रोडक्ट हैं, सबके ऊपर डिफरेंट जीएसटी यहाँ पे लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि सबका नेचर अलग है, सबका नेचर है वो अलग है, सबके काम अलग हैं, सबके फीचर, सबके कैरेक्टर अलग है, सबकी एडवांटेज एंड सबकी डिसएडवांटेज अलग है। यहाँ पे आपको बेसिक मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम सबसे एक जैसी जीएसटी क्यों नहीं चार्ज कर सकते, हम सारे प्रोडक्ट पर एक जैसी जीएसटी चार्ज क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे पहला आपका डिफरेंस आता है सोशल डिफरेंस। भाई हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टेट थे, लाइक असम हो गया, मिजोरम हो गया, जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। भाई वो क्यों? क्योंकि वहाँ की इनकम शायद कम हो, वहाँ की इनकम नॉर्मली कम मानी जाती है, ठीक है। और आप सोशल डिफरेंस से आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे इंडिया में सारे स्टेट की इनकम क्या सिमिलर है? नहीं भैया, सारे स्टेट की इनकम सिमिलर नहीं है। तो उनके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने जीएसटी चार्ज किया है। भैया आपने क्या बोला? हमने ये बोला है कि अगर आपके स्टेट में लेट्स से कि 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट में से 4 आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं, तो आप एक बात समझे, उन 4 के लिए जीएसटी को रजिस्टर्ड कराना अलग तरीके का है। अलग तरीका मतलब कि उनके लिए इनकम अलग होनी चाहिए। जो बाकी 8 हैं उनके लिए इनकम अलग होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ भैया ये तो हमने पढ़ा था।
तो यहाँ पे जो सोशल डिफरेंस की वजह से वो यहाँ पे चेंज होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी जो इनकम, लेट्स से कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 20 लाख में हो जाता है, और आपके नॉर्मल स्टेट में 40 लाख में आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब कि आपके 40 लाख से ज़्यादा इनकम हुई, देन आपको जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना ही करना है। ऐसा उन्होंने डिफरेंस क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों की सोशल डिफरेंस है, यहाँ पे इनकम अलग अलग है लोगों की। दूसरा डिफरेंस आपका जियोग्राफिकल डिफरेंस। भाई इंडिया इज लाइक द डाइवर्सिटी, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो सारी डाइवर्सिटी के अंदर क्या हम सेम जीएसटी चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे जीएसटी के अंदर कुछ एग्जम्पशन लाए गए थे। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई यहाँ पे सारे गुड्स के ऊपर क्या सेम जीएसटी लगता है? नहीं भैया, सेम नहीं लगता। सो उसी के लिए क्यों? क्योंकि सबका नेचर अलग है, सबके एडवांटेज अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी एडवांटेज सबके हिसाब से यहाँ पे जीएसटी लगा दिया गया है। बेसिकली अगर आपने एनालाइज किया है तो नॉर्मली जो आपके डेली यूज में प्रोडक्ट हैं उनमें जीएसटी कम है, ठीक है, और जो आपके लग्जरी आइटम है जो आप कभी कभी परचेस करते हैं उसमें जीएसटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर अलग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पेइंग कैपेसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये दोनों बहुत सिंपल है भाई। आपकी पेमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएसटी के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे छूट मिलती है। आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम भी कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिकेशन कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा बट स्टिल आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी 7.5 या फिर 15 नंबर में आ गया, आप उसके अंदर ये सब भी लिख सकते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, उल्टा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्क्रूटिनी असिस्टेंस क्या होता है? स्क्रूटिनी असिस्टेंस मतलब होता है कि भाई सबसे पहले ये आपका सेक्शन 61 के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो भी ऑफिसर है वो जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसको वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, लेकिन यह आपका कंपल्सरी नहीं है। ऐसा कहीं एक्ट में नहीं लिखा कि स्क्रूटिनी असिस्टेंट आपको करना ही करना है। ऑफिसर को रिटर्न की वेरिफिकेशन करनी ही करनी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यह आपका लीगल प्रोसेस नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउएवर, लेकिन अगर ऑफिसर इसको करना चाहता है वेरिफिकेशन, तो कोई भी उस ऑफिसर को वेरिफिकेशन करने से नहीं रोक सकता। आई होप आपको स्क्रूटिनी असिस्टेंट का असिस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली जो आपने रिटर्न करी है उसको वेरीफाई करना बाय द ऑफिसर is called scrutiny assessment, but it is not mandatory, it is not compulsory as per the act, ठीक है। However, जो आपका ऑफिसर है he has a right to do the assessment if they want, अगर वो चाहता है तो वो कर सकता है, उसके पास ये राइट है, आप उसको नहीं रोक सकते। नेक्स्ट चीज आपकी भाई रेशनल ऑफ जीएसटी, मैं आपको समझा चुका हूँ कि रेशनल ऑफ जीएसटी के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है रीजन ऑफ जीएसटी। भाई जीएसटी इंडिया में क्यों लागू हुआ था, आपको यहाँ पे रीजन यहाँ पे इलेबोरेट करने हैं। उसके बाद फीचर ऑफ जीएसटी पेमेंट सिस्टम, इट्स लाइक दिस सिली क्वेश्चन, बहुत लेम क्वेश्चन है ये क्या है भाई? पेपरलेस हो गया, हाँ जी हो गया। हसल फ्री हो गया, हाँ जी हो गया। टैक्स कलेक्शन डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, हाँ जी भैया भी सिंपल है। नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लास्ट डेट। लास्ट डेट के बाद मत करना, लास्ट डेट के अंदर ही आप दिन रात कभी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देन आपके जो आपका प्रोसीजर है बैंक के लिए वो बहुत आसान हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगे कि आपको जीएसटी पेमेंट में क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और जो इंपॉर्टेंट भी मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है वो भाई? प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जर्नल वे में सोचो, जीएसटी को भूल जाओ। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, आप सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है भाई, आपके पास इनकम आ चुकी है, आपको किसी की पेमेंट करनी है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने ऊपर लायबिलिटी देखोगे, हाँ जी भैया लायबिलिटी आपने देख ली, लेकिन दूसरी चीज आप क्या करोगे? भाई क्या मैंने किसी को पैसा दिया है? आप क्या करोगे फिर? हाँ जी, हम उसके बाद क्या देखेंगे, क्या हमने किसी को पैसा दिया है। अगर इन दोनों में से कुछ डिफरेंस आ रहा है देन हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, देन हम किसी को पे करते हैं। इसका भैया आप एग्जाम्पल बता दो जर्नल वे में। भाई 3 जन है, सेम A B एंड C, ठीक है।
ए के पास लायबिलिटी है 1000 रुपीज की, जो इसने बी से ली थी, ठीक है, जो इसने बी से ली थी, और सी ने ए से पैसे लिए थे 800 रुपए, ठीक है। सो सबसे पहले ए ने क्या देखा, भाई मेरे पास लायबिलिटी 1000 रुपए की है, ठीक है, लेकिन मैंने किसी को 800 रुपए दे रखे हैं, तो पहले मैं उससे 800 रुपए लूंगा, देन जो डिफरेंस आएगा दैट इज 200 रुपीज, मैं अपने जो आपका जिसको पेमेंट करनी मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। आई होप आपको पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जीएसटी की लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूट करोगे कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी है कितनी, आपके ऊपर जीएसटी है कितना, आप यहाँ पे वो कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और आपके ऊपर कितना टैक्स का लायबिलिटी है वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर के अंदर आ जाता है। बेसिकली आपके 3 लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बात समझ में आई? हाँ जी भैया आ गई। देन नेक्स्ट चीज आपकी जो आ जाती है वो आती है, भाई आपको आईटीसी क्लेम करना है, आपको लायबिलिटी पता चल गई कि भाई कितनी लायबिलिटी है, लेकिन आपको क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है आईटीसी, ठीक है। अभी आईटीसी आप कलेक्ट करोगे तो वो सारे जितने भी आईटीसी आपके पास है, जो जितने भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, वो सारी आईटीसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आ जाएगी। हमने जीएसटीआर 2A एंड 2B का शॉर्ट नोट देखा था, अगर आपको याद हो कि भाई जो आपका टीडीएस के अंदर है वो जीएसटीआर फाइल भरेगा, तो उसकी जो डिटेल है वो आपकी जीएसटीआर 2B और 2B में आ जाती है अकॉर्डिंग टू द बिजनेसमैन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपको आईटीसी आ जाता है कि आपको कितना आईटीसी क्लेम करना है। उसके बाद डिफरेंस आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहला आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है वो देखोगे, ठीक है, देन आप आईटीसी क्लेम करोगे, देन आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। भाई पेमेंट ऑफ टैक्स हम करते कैसे हैं? पेमेंट किस किस चीज की हो सकती है? पेमेंट यहाँ पे 2 चीज की हो सकती है। भाई आपको रेगुलर टैक्स देना हो, या फिर आपके ऊपर कुछ लेट फी या फिर कुछ पेनल्टी आपको वो पे करनी है। भाई रेगुलर टैक्स देने के लिए आप आईटीसी को यूज कर सकते हो, आपको ये बात यहाँ पे माइंड में बिठा देनी है। लेकिन पेनल्टी को भरने के लिए आप आईटीसी को यूज नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी भैया आ गई। कुछ डाउट है? पता है आपको कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन पता है तो फटाफट जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, डाउट हो तो। और अगर कुछ सेशन देना है, कुछ अप्रेजल करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब बात आती है, भैया आपने आईटीसी यूटिलाइजेशन बोल दिया, ये है क्या? मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो भाई आप परचेज कहीं से भी कर सकते हैं। आपके ऊपर लायबिलिटी जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो आपका आईजीएसटी की भी हो सकती है, वो आपकी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की भी हो सकती है। जो आपने कलेक्ट किया है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हो सकता है और वो आईजीएसटी भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, जो आपने पे किया है अगर वो आईजीएसटी पे किया है तो आप सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी घटाओगे, उसके बाद आप सीजीएसटी की लायबिलिटी घटाओगे और एट द एंड आप एसजीएसटी की लायबिलिटी हटाओगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ जी भाई आ गई। उसके बाद सीजीएसटी की अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है तो आप सबसे अगर सीजीएसटी की आपके पास आईटीसी है कि आप सीजीएसटी क्लेम कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप सीजीएसटी में से ही क्या कहते हैं उसको कैलकुलेट करोगे, सीजीएसटी में से ही आप उसको काटोगे, उसके बाद आप इसको आईजीएसटी में से क्लेम करोगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ जी भैया आ गई। सेम गोज विद एसजीएसटी। अगर आपके पास आईटीसी है कि अगर आपके पास आईटीसी है, किसका आईटीसी है? एसजीएसटी का है, तो सबसे पहले आप इसको एसजीएसटी के साथ ही करोगे कैलकुलेट या फिर कंप्यूट, या फिर आप इसको एसजीएसटी से ही कट करोगे, उसके बाद आप आईजीएसटी से कट करोगे। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ भैया आ गई। तो यही थी वीडियो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं, जो आगे आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? भाई पेमेंट का प्रोसेस आपका आ सकता है, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से अच्छे ढंग से कर लेना।
ठीक है। सो अगर हमारी वीडियो में कुछ समझ में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।